कॉन्ट्रैक्ट में आपका कल जो बताया गया था, ये संविधान में परिभाषाएं समाप्त हो गई थी। केवल एक परिभाषा आपकी बची रह गई है, कंसीडरेशन, यानी कि 2D की परिभाषा बची है, यानी कि प्रतिफल की परिभाषा बची है। प्रतिफल में कम से कम मान के चलिए कि 2 दिन लग जाएगा पढ़ाते पढ़ाते, हो सकता है आगे भी बढ़ जाए। पहले तो नियम जानिए कि कंसीडरेशन में क्या क्या हमें पढ़ना है, तब उसको आगे बढ़ाया जाए। और इसमें आपका प्री में भी क्वेश्चन लगातार बनता है। यूपी में भी आपका पिछली बार बना था और बिहार में भी बना था, और मेंस में भी लगातार क्वेश्चन बनता रहता है। तो पहले एंगल देखा जाए, आपका कौन कौन एंगल से हमें पढ़ना है, और आपका एक एक उसके बाद शुरू किया जाएगा, यानी कि क्या क्या हमें पढ़ना है कंसीडरेशन में, यानी कि प्रतिफल। तो उस एक लाइन में प्रतिफल का मतलब समझ लीजिए। प्रतिफल का मतलब हुआ आपका वचन का मूल्य, वैल्यू, आप आपका प्राइमेज, यानी कि वह मूल्य जिससे वचन खरीदा जाता है। आप कह सकते हैं, अगर कोई पूछे कि प्रतिफल क्या है, तो आप एक शब्द में भी जवाब दे सकते हैं कि प्रतिफल वचन या प्राइमेज की वैल्यू है, यानी कि मूल्य है। अर्थात इसका प्रिंसिपल क्या है, तो कुछ जवाब वापस आना चाहिए। यानी कि अगर ए कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें अपना मकान 10 लाख रुपया में बेचना के लिए प्रस्तावना करता हूं, तो बी की ओर से कुछ जवाब वापस आना चाहिए। और बी अगर ये कहता है कि मैं 10 लाख रुपया में ये मकान खरीदूंगा, तो बी ने जो वादा किया है कि मैं 10 लाख रुपया में खरीदूंगा, ये कंसिडरेशन है, ये प्रतिफल है। यहाँ जो हमने प्रतिफल दिलवाया वह धन के रूप में था, लेकिन प्रतिफल केवल धन के रूप में ही नहीं होगा, धन के रूप में भी हो सकता है, कोई एक्ट या कार्य करने के भी रूप में, कोई एक्ट न करने के रूप में। यानी कि इसका मतलब कोई कार्य, किसी कार्य से जो लीगल भाषा में प्रवृत्त रहना, प्रवृत्त रहना माने पृथक रहना, अलग रहना, न करना। और वचन के बदले भी वचन, यानी कि केवल वादा के बदले क्या किया गया, वादा। प्रामिज के बदले केवल क्या किया गया, प्रामिज। ए ने प्रामिज किया कि मैं मकान बेचूंगा, तो बी ने भी प्रामिज किया है कि मैं 2 साल बाद तुम्हारा मकान खरीदूंगा, पैसा दूंगा। तो क्या बेच दिया गया कि दोनों तरफ से केवल वादे हुए? तो ये भी प्रतिफल है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि वचन के बदले वचन भी क्या माना जाएगा, प्रतिफल। तो एक तो आपको पढ़नी है प्रतिफल की परिभाषा, यानी कि डिफिनीशन पढ़नी है। इसके लिए आप जाएंगे सेक्शन 2D, इसको बताया जाएगा। इसके बाद आपका पढ़ा जाता है काइंड्स ऑफ कंसीडरेशन, यानी कि प्रतिफल के प्रकार। परिभाषा में ही प्रतिफल का काइंड्स या प्रकार आ जाएगा। तो कम से कम शुरुआती दौर में तो याद रखिए कि प्रतिफल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक पास्ट, एक प्रेजेंट, और आपका अगला फ्यूचर, यानी कि भूतकालीन प्रतिफल, वर्तमानकालीन प्रतिफल और भविष्यकालीन प्रतिफल। भविष्यकालीन मतलब दोनों तरफ से वादे हुए हैं, मैं मकान बेचूंगा तो मैं 2 माह बाद तुम्हें क्या दूंगा, पैसा। बेचा नहीं गया तो आगे बताया जाएगा। अब जो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पास्ट कंसीडरेशन या भूतकालीन प्रतिफल भारत में अच्छा प्रतिफल माना जाता है, ये सीधे कहाँ दिया गया है, कहाँ निगमित है? तो 2D न मार दीजिएगा। इसके लिए 25 का कौन सा क्लास 2 कई बार जे में आ चुका है, कई बार। हम बताएंगे डिटेल में, तीनों बताएंगे। तीसरा आपका जो हमें पढ़ना है
प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन, प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ, माने आपका प्रीवी, प्रीवी कहा जाता है संसर्गी, प्रीवी ऑफ कंसीडरेशन। इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है प्रतिफल के संबंध का सिद्धांत, प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत। और तीसरी भाषा में जो आजकल पूछा जा रहा है प्रतिफल की गुप्तता का सिद्धांत। तो अगर गुप्तता आ जाए तो घबराना नहीं है, इसका मतलब कि प्रतिफल के क्या पूछ रहा है, संसर्ग का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, यानी कि आपका गुप्तता का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत हैं इसको भी हम बताएंगे। इसको जब पढ़ेंगे तो 2D का जो पहला वाक्य परिभाषा का है पहली लाइन, उसी को कवर किया जाएगा। और 3 केस याद करने पड़ेंगे, डटन बनाम पुल का, ट्विडल बनाम एटकिंसन का, चिनैया बनाम रमैया का। 3 केस याद करने पड़ेंगे, हम बताएंगे अभी। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन, यानी कि प्रतिफल के संसर्ग नहीं, अब नियम बदलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन, प्रतिफल का सिद्धांत। तो प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत अलग है और प्रतिफल का सिद्धांत क्या है, अलग है, बता जाएगा। यही दोनों पहले बता जाएगा। प्रतिफल का जो सिद्धांत है वह सेक्शन 25 में समाहित है। प्रतिफल का सिद्धांत होता क्या है डिटेल में हम शुरू करेंगे, लेकिन सेक्शन वाइज तो तोड़ लिया जाए। प्रतिफल का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन आपका कहाँ समाहित है, कहाँ वेस्टेड है, तो इसके लिए कौन सा आप सेक्शन पढ़ेंगे, 25। इसके बाद आपका जो कंसीडरेशन होना चाहिए आपका वह लाभफुल होना चाहिए, विधिपूर्ण होना चाहिए, अर्थात वैलिड होना चाहिए, वैध होना चाहिए। पिछली बार यूपीजे में भी क्वेश्चन बना, यानी कि जो पिछली बार क्वेश्चन यूपीजे में बना है 3 क्वेश्चन प्री में यहाँ से कवर होगा। बिहार में जो क्वेश्चन बना है बिहार में एक क्वेश्चन कवर होगा, मैंने पिछली बार यूपीजे में 3 क्वेश्चन आया, बिहार में एक क्वेश्चन। हम बताएंगे यूपीजे में कैसा क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। तो प्रतिफल का सिद्धांत पूछे तो कौन सी धारा में, 25। जो भी कंसीडरेशन होना चाहिए वह लाभफुल हो, विधिपूर्ण हो, इसके लिए आपका मने एक सेक्शन और पढ़ना पड़ेगा तत्काल में 23। और कोई भी करार, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब सेक्शन 10 की शर्तों को फुलफिल कर दे। और सेक्शन 10 में स्पष्ट रूप से एक कंडीशन ये भी है कि जो करार में प्रतिफल या कंसीडरेशन हो वह विधिपूर्ण हो, यानी कि लाभफुल हो। अब देखिए यूपीजे में आपका पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि आपका मने कह सकते हैं कि जो ये 23 में शब्द हेडिंग दी गई है आपका लाभफुल, यानी कि विधिपूर्ण, प्रतिफल और उद्देश्य। तो आपका पूछा गया था कि 23 में क्या है, वैध प्रतिफल, अवैध प्रतिफल दे दिया था। और दे दिया था ऐसे प्रतिफल जो विधिपूर्ण नहीं होते, यानी कि अनलॉफुल होते हैं, विधि पूर्ण नहीं होते। शब्द पकड़ना है, वैध दिया है कि अवैध दिया है कि आपका अनलॉफुल दिया है, विधि विरुद्ध, यानी कि आप उसको कहते हैं। यानी कि आपका फिर एक बार याद रखिए, जब भी आपका क्वेश्चन आए तो पहली वरीयता आपको वेयर एक्ट को देनी है।
जो शब्द बेयर एक्ट में यूज किया गया है, पहले हूबहू शब्द कंपटीशन में देखेंगे कि क्या 4 ऑप्शनों में वह शब्द आया है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसके बाद जो मैं बताता हूँ बेयर एक्ट के अलावा उन शब्दों का अर्थ वो देखना है। अगर विधिपूर्ण आ जाए कि कौन से उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं होंगे तो 23 में लिस्ट दी गई है। अब विधिपूर्ण न लिखा रहे तो अवैध प्रतिफल कब होगा ये देखेंगे 23। लेकिन पहला शब्द क्या देखेंगे, बेयर एक्ट का। बेयर एक्ट का शब्द न रहे तब अवैध देखिएगा। पिछली बार ये बेयर एक्ट की भाषा यूपीजे में आई थी। तो आइए आपका शुरुआत किया जाए। शुरुआत जो हमें, हाँ, एक 25 का एक्सप्लेशन नंबर 2 भी देख लिया जाए हल्का सा, तब आगे बढ़ा जाए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, मेंस में बिहार में बना है। सफिशिएंट कंसीडरेशन यानी कि कौन सा प्रतिफल पर्याप्त होगा और कौन सा प्रतिफल पर्याप्त नहीं होगा, इसका निर्धारण कहाँ से होगा, तो सेक्शन 25 के एक्सप्रेशन नंबर कहाँ से, 2 से। अब इस पर समस्या एक बनती है, वो समस्या घोड़ा वाली देख लिया जाए, क्योंकि आपका घोड़ा पर एक क्वेश्चन बनना अनिवार्य है, चाहे आईपीसी में बन जाए और चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट में बन जाए, एविडेंस में बन जाए, कहीं भी बने, लेकिन एक क्वेश्चन ये माना जाता है कि घोड़ा पर बनेगा। आपका बीएचयूएलएलए में भी बना था कि किसी की तुलना अनकंट्रोल हार्स से की गई है कॉन्ट्रैक्ट में, तो पब्लिक पॉलिसी लोक नीति बताया जाएगा। और लोक नीति डिटेल में किस सेक्शन में आ जाएगा, 23। लास्ट जो लाइन है 23 की बताएंगे। अभी भूमिका चल रहे हैं भाई, शुरू नहीं हुआ सेक्शन। अभी भूमिका पहले देखिए, तब भूमिका भले 1 घंटा लग जाए, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा इन सेक्शनों को नहीं चला जा सकता। अगला नियम देखिए, जो घोड़ा पर 3-4 उदाहरण लिया जाए। पहले तो ये देखना है कि अनकंट्रोल हार्स या अनियंत्रित घोड़ा, बेकाबू घोड़ा, यूपीजे में भी 3-4 बार आ चुका है कि किसकी तुलना बेकाबू घोड़े से की जाती है, तो पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति से। दूसरा क्वेश्चन, किस केस में लोक नीति को अनियंत्रित घोड़ा कहा गया, तो रिचर्डसन बनाम मेलिस का केस है। रिचर्डसन बनाम मेलिस के केस में जस्टिस बोरो ने कहा, बोरो समझ रहे हैं कि नहीं भाई, बोरो नाम है, यहाँ बोरो नहीं। एक होता है बोरो खाने वाला, खाया जाता है। एक बोरों का कांटा होता है जो बिछाया जाता है। देखिए कब बिछाया जाता है, देख रहा हूँ पीछे वाले मायूस हो गए हैं। मायूस न हुए भाई, गोला बारूद तो है यह था। अब समस्या यह है कि समय समय पर दगा जाएगा जब लोग क्या हो जाए। तो आपका देखिए, मान लीजिए कि लड़की वाले गए आपका तिलक चढ़ाने लड़के का, और लड़के वालों ने जरा भी सम्मान नहीं किया। सम्मान नहीं किया मतलब अच्छे से बिस्तर नहीं दिया, अच्छे से स्वागत नहीं किया, तो लड़की वाले कुपित हो गए और कहे कि आने दो बारात तो हम भी क्या लेंगे, बदला लेंगे। तो आपका चादर बिछा दिए और नीचे बरों का कांटा बिछा दिए, और जैसे ही बारात वाले बैठे, कांटा क्या हुआ, चुभा, और आधा बाराती क्या हुए, आपका गुस्सा कर भाग गए। और जो दूल्हे के आपका कह सकते हैं जीजा जी थे, वो पनपना रहे थे क्योंकि 1 नंबर के हैं, तो जीजा जी भी भाग गए रातों रात। भाई ये कहानी बताई जा रही है बौरों पर। तो बौरो जब भी आए तो जज का नाम भी याद रखे। किस केस में, 3 बार पूछा यूपीजे में, गलत ना हो, अब ये नहीं कि आ जाए जो तो गलत हो जाए। तो रिचर्डसन बना मेरिस के बाद में, और किसने कहा, तो कई लोग एटकिन मार कर आते हैं, एटकिन नहीं, एटकिन आपका डोनोव बनाम स्टीवेंसन के बाद में पड़ोसी की परिभाषा दिए हैं, लोकनीति के बारे में नहीं गए हैं। एटकिन न मारकर क्या मारना है,
बोरो। फिर हम बता दें, आगे बढ़िए। अब घोड़ा का आपका जो उदाहरण 25 के एक्सप्लेनेशन नंबर 2 से पूछा जाता है कि एक घोड़ा है जिसका बाजार मूल्य 1 लाख है और वह बी को घोड़ा 10,000 रुपये में बेचता है, ये संविदा क्या होगी? वैध होगी। यानी कि प्रतिफल की अपर्याप्तता या प्रतिफल थोड़ा कम था, इसके कारण संविदा अवैध या शून्य नहीं होगी बल्कि वैध होगी। लेकिन जिसने घोड़ा बेचा था, ये जरूर देखा जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है कि उसकी कंसेंट या सम्मति स्वतंत्र थी कि नहीं। इस पर भले विचार किया जा सकता है, लेकिन संविदा क्या होगी? वैलिड होगी। और कल ही मैं बताया था, वाइडेबुल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बताया था, शून्यकरणीय संविदा बताया था 2I में कि शून्यकरणीय संविदा तब तक वैलिड होती है जब तक न्यायालय उसे क्या न घोषित कर दे, सुन। तो बताइए, शून्यकरणीय संविदा में एक पक्षकार को विकल्प होता है कि दोनों? कल ही बताया गया एक। अभी बिहार में पूछा गया था कितने पक्षकार को? एक। तो आइए आपका शुरू किया जाए भाई, आपका एकदम शुरुआती दौर से घोड़ा को छोड़ दिया जाए, बहुत लंबा चल जाएगा, मेन मुद्दे पर आ जाए। पहला हम उठा रहे हैं आपका प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत। यानी कि पहला पॉइंट, परिभाषा बाद में चलेगी, पहले दो सिद्धांत हो जाए। प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन, इसको हम हिंदी में कहेंगे प्रतिफल की गुप्तता का सिद्धांत। प्रतिफल के आपका गुप्तता का सिद्धांत, प्रतिफल के संबंध का सिद्धांत, प्रतिफल से जुड़ाव का सिद्धांत, प्रतिफल से संसर्गी का सिद्धांत। लेकिन इंग्लिश वर्जन एक रहेगा, सतर्क रहना है। प्रीवी। तो प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत का पहले तो अर्थ जानिए, फिर एक बार देखिए अर्थ, इसके बाद इसकी उत्पत्ति लिखी जाती है। उत्पत्ति लिखी जाती है, उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई और तब आपका भारत में लिखा जाता है और भारत में 2D, और इसके बाद भारत में केस एक है, चिनैया बनाम कौन सा? रमैया, जस्टिस इंस है। लिखवाएंगे, पहले समझिए इसको, पहले अर्थ समझिए उदाहरण द्वारा भाई। ध्यान से देखिए, एक मकान ही बेचवाया जाए। मान लीजिए ए बी से प्रपोजल करता है कि हे बी, मैं अपना मकान तुम्हें 10 लाख रुपए में बेचने का प्रपोजल करता हूँ। अगर तुम्हें स्वीकार है तो तुम अपनी अनुमति संज्ञापित करो, यानी कि अपनी रजामंदी क्या कर दो, हमें बता दो। तो ए के प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगी? तो जब ए का प्रपोजल किसके नॉलेज में आ जाए? बी के। क्या बी बिना नॉलेज के ए के प्रपोजल को स्वीकार कर सकता है कि नहीं? नहीं। कौन सा लीडिंग केस है? लालमन शुक्ला बनाम कौन सा? गौरीदत्त। रटते रहिए। बी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो जैसे ही बी ने ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, टू बी बताती है कि ए का प्रपोजल अब किस में कन्वर्ट हो गया? प्रामिज। और दोनों तरफ से प्रामिज आ गए, तो 2E में किसका निर्माण हो गया? एग्रीमेंट का। और यह एग्रीमेंट किस सेक्शन की शर्तों की पूर्ति कर दे? 10 की। तो एग्रीमेंट नहीं होकर अब क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर होता है, आगे बताया जाएगा। अगला देखिए भाई, अर्थ। अब देखिए इसका अर्थ ये हुआ, पहले उदाहरण से देखिए तब लीगल भाषा में 4-5 लाइन। अगर ए ने बी से प्रपोजल किया है तो कंसीडरेशन देना है बी को, यानी कि 10 लाख रुपया किसको देना है? बी को। तो प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि ये जो 10 लाख रुपया है,
केवल और केवल कौन दे सकता है? बी। बी की ओर से कोई अन्य व्यक्ति ए को ये 10 लाख रुपया नहीं दे सकता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिफल के गुप्तता या प्रतिफल के संसर्ग के सिद्धांत के अनुसार प्रतिफल केवल और केवल वचन ग्रहीता ही दे सकता है। यानी कि आसान भाषा में जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है, अर्थात जो व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रतिफल या मूल्य भी उसी को देना होगा। अगर बी एक्सेप्ट करे और ये 10 लाख रुपया कौन दे ए को? सी। तो इसका मतलब कि प्रतिफल पक्षकार ने दिया कि थर्ड पार्टी ने। तो प्रतिफल का संसर्ग ये बताता है कि थर्ड पार्टी द्वारा प्रतिफल दिया जा सकता है कि नहीं? नहीं दिया जा सकता। फिर एक बार लीगल भाषा में समझिए। प्रतिफल के संसर्ग के सिद्धांत के अनुसार प्रतिफल केवल और केवल वचन ग्रहीता द्वारा, वचन ग्रहीता मतलब जो व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, उसी के द्वारा दिया जाना चाहिए। अगर वह प्रतिफल न देता हो, अन्य व्यक्ति उसकी ओर से प्रतिफल देता हो, इस उदाहरण में कौन? सी। तो ये वैध प्रतिफल नहीं माना जाएगा और ए और बी में संविदा का निर्माण नहीं होगा। ये नियम है। ये जो मैं नियम बताया क्या कहलाएगा? प्रतिफल के संसर्ग का क्या है? सिद्धांत। भाई संविदा के संसर्ग नहीं, वो अलग चलेगा। दिमाग स्थिर करके जानना है। ये 2-3 सिद्धांत आपका बेरेक में। प्रतिफल के संसर्ग का क्या कहा जाएगा? सिद्धांत। अब इसकी उत्पत्ति आई, अर्थ बता दिए। जहां तक इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम डटन बनाम पूल का केस आया। यानी कि अब उत्पत्ति हम दिखाएंगे कि इंग्लैंड में सर्वप्रथम डटन वर्सेज किसका आया? पूल का। ये आपका ये 1677 का केस है भाई, है नोट में। 1677, यानी कि आपका 1677 का केस है। देखिए क्या कहा गया। डटन बनाम पूल के बाद में आपका इंग्लैंड में ये स्पष्ट रूप से फैसला आया कि इंग्लैंड में प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत लागू नहीं होता। नहीं होता का मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड में प्रतिफल थर्ड पर्सन भी दे सकता है। यानी कि उदाहरण के रूप में कौन ए को प्रतिफल दे सकता है? सी भी। तो इंग्लैंड में प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये सर्वप्रथम किस केस में बताया गया? डटन बनाम पूल। डटन बनाम पूल का केस किससे संबंधित है? प्री के लिए भी चलते रहिए। प्रतिफल के संसर्ग के सिद्धांत से, संविदा के संसर्ग के सिद्धांत से, असम्यक असर से इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिफल के संसर्ग के सिद्धांत। सर्वप्रथम किस प्रतिफल के संसर्ग के सिद्धांत पर कौन आया? डटन बनाम पूल। चलता रहा मामला, चलता रहा। यानी कि ए ने बी को मकान बेचने का प्रपोजल किया 10 लाख में। बी पैसा न देकर कौन दे देता था? सी। थर्ड पर्सन देता था। तब ये संविदा मान्य होती थी, कोई समस्या नहीं। लेकिन 200 वर्षों तक इंग्लैंड में ये नियम चलता रहा। कितने साल तक? लगभग 200। और एक केस आया ट्वीडल बनाम एटकिंसन, यानी कि 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में ट्वीडल बनाम एटकिंसन का केस आया। लिख दे रहे हैं भाई।
ट्विडल वर्सेज एटकिंसन। हाँ, 1861 का केस है भाई, 1861 का। फिर बता दें वह केस कब से कब का था, 1677 का। तो लगभग आपका लगभग 200 साल के आसपास हो गया। इस केस में इंग्लैंड में सर्वप्रथम ये कहा गया कि इंग्लैंड में प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीवी ऑफ कंसीडरेशन का जो प्रिंसिपल है वह लागू होता है, यानी कि लागू कर दिया गया। और ये कहा गया कि प्रतिफल केवल और केवल कौन दे सकता है, वचन ग्रहीता, यानी कि जो प्रपोजल को क्या करता है, एक्सेप्ट। थर्ड पर्सन दे सकता है कि नहीं, नहीं दे सकता। यानी कि इंग्लैंड में प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत आज भी क्या है, लागू है। किस केस में इस सिद्धांत की आपका मान्यता दी गई कि लागू है, केस याद रखिएगा कौन सा, ट्विडल बनाम एटकिंसन। भारत में आ जाइए, भारत में आप बेयरक निकालिए, 2D, 2D निकालना है भाई, और 2D का बेयरक। जबकि वचनदाता की वांछा पर, यानी कि प्रामीजर की इच्छा पर। तो अब बताइए आप लोग, पहले तो परिभाषा पहले हम देख लें एक बार, फिर कॉन्सेप्ट बनाइए भारत में। 2C में आपका परिभाषा पक्षकारों की दी गई है। तो मैं कई बार बताया हूं कि जो व्यक्ति प्रपोजल करता है उसे वचनदाता कहेंगे कि वचन ग्रहीता, प्रामीजर कहेंगे कि प्रामीजी, प्रामीजर। तो इस उदाहरण में वचनदाता कौन हो गया, ए। प्रामीजर कौन हो गया, और जो व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रामीजी, वचन ग्रहीता। तो वचन ग्रहीता कौन हो गया, बी। अब सही रहेगा भाई 2D की परिभाषा। जबकि वचनदाता की वांछा पर, वांछा माने डिजायर पर, डिजायर पर मतलब इच्छा पर। तो इस उदाहरण में बताते रहे किसकी इच्छा पर, ए की इच्छा पर कि बी की, ए की। वचनदाता कौन है, तो जबकि ए की इच्छा पर। अब अगला शब्द ध्यान में रखना है, वचन ग्रहीता, यानी कि वचन ग्रहीता इस उदाहरण में कौन है, प्रामीजी, बी। यानी कि या तो बी या एक शब्द और लिखा है, कोई अन्य व्यक्ति। यही पॉइंट पकड़ना है प्रतिफल के संसर्ग में। अर्थात जबकि वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता, यानी कि जो व्यक्ति प्रपोजल को स्वीकार किया है या कोई अन्य व्यक्ति। तो अब आपको ध्यान में ये रखना है कि भारत में कंसीडरेशन कौन दे सकता है, केवल वचन ग्रहीता ही दे सकता है कि अन्य व्यक्ति भी दे सकते हैं, बताइए दे सकते हैं कि नहीं। लेकिन किसकी इच्छा पर, वचनदाता इच्छा व्यक्त करे तब, अगर इच्छा न करे तो किसको देना पड़ेगा, बी को। तो अब आप लोग खुद बताइए क्या भारत में आपका प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत लागू होता है कि नहीं, नहीं। क्यों, क्योंकि भारत में प्रतिफल वचन ग्रहीता के अलावा अन्य व्यक्ति भी दे सकते हैं, लेकिन बस एक ही कंडीशन है कि वचनदाता इसके लिए क्या हो जाए, रजामंद हो कि रजामंद न हो, रजामंद। तो एक उदाहरण देखिए आपका, यानी कि भारत में प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत लागू होता है कि नहीं होता, तो आप बताएंगे नहीं होता। अब कोरिलेट करके पूछा जाता है इंग्लैंड में होता है कि नहीं, होता है। किस केस में कहा गया, ट्विडल बनाम। अब भारत में लागू होता है कि नहीं, नहीं होता। कौन सी धारा हमने बताया, पहला शब्द ही आपका 2D की परिभाषा। प्रतिफल कौन दे सकता है, या तो वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति। अन्य व्यक्ति देता है तो किसकी इच्छा पर देना पड़ेगा, प्रामीजर, वचन दाता।
अब आइए एक उदाहरण देखिए। ए बी से प्रपोजल करता है कि वह अपना मकान बेचेगा 10 लाख रुपए में, और बी कहता है कि देखो हमारे पास पैसा नहीं है, मैं ये 10 लाख रुपया सी से तुमको क्या कर रहा हूँ, दिलवा दे रहा हूँ। तो जबरदस्ती नहीं, अगर ए रजामंद हो जाए, चलो तुम न पैसा दो, किससे दिलवा दो, सी से, तो क्या ये प्रतिफल किसने दिया, वचन ग्रहीता ने दिया कि अन्य व्यक्ति ने? तो ये प्रतिफल भारत में वैध होगा कि शून्य होगा? वैध। यह स्पष्ट बेर बताता है, ये याद रखिएगा। यानी कि इसको केस के माध्यम से लास्ट में बता दे भाई। जो आपको इस पर केस पढ़ना है, लास्ट केस, चिनैया बनाम रमैया। यानी कि आपका जो पढ़ना है, चिनैया बनाम रमैया का केस है, 1882 का केस है, मद्रास का केस है, और जस्टिस इंस है भाई। ई आधा 900 इंस। जज का नाम भी याद करते रहिएगा, जज का क्या नाम है, इंस। स्पष्ट रूप से जस्टिस इंस ने ये बता दिया कि भारत में प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि वचनदाता अगर इच्छा व्यक्त करता है तो थर्ड पर्सन भी प्रतिफल क्या कर सकता है, दे सकता है। तो ये सिद्धांत न समझ में आया हो तो बताइए, फिर से बताया जाए। वैसे सटीक उदाहरण भी बताया गया, और कम से कम 3 ये केस याद करके जाना, फिर हटवा दें। किसमें कहा गया कि लागू नहीं होता इंग्लैंड में, डटन बनाम पुल। फिर पटल पलट दिया गया, किसमें कहा गया कि लागू होता इंग्लैंड में, ट्विडल बनाम एटकिंसन। फिर भारत में कहा गया कि लागू नहीं होता, कौन सा केस है, चिनैया बनाम रमैया, जज का नाम भी याद रखे, इंस। और भारत में लागू नहीं होता, इसका आधार पूछ ले कहाँ है, तो धारा 2D, पहला ही वाक्य। अभी 2D बताएंगे तो और बताएंगे, ये नहीं कि समाप्त हो गया। तो आज इतना ही भाई पढ़ाया जाए, आपका कल आगे हम बढ़ाएंगे कॉन्ट्रैक्ट को। कल धारा 25 पढ़ कर आइए, थोड़ा कठिन है भाई। अब प्रतिफल के संसर्ग का नहीं, अब प्रतिफल का सिद्धांत पढ़ाया जाएगा, संसर्ग नहीं। प्रतिफल का सिद्धांत अलग है, जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडर